आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है द इस यूनिट के जो फर्स्ट यूनिट के जो साइंटिस्ट हैं, दैट साइंटिस्ट इज योर पंचानन महेश्वरी, द ग्रेट मैन। और क्योंकि सबसे पहले पेज में इनकी फोटो है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के। पंचानन महेश्वरी जी बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जयपुर राजस्थान। born in नवंबर 1904 जयपुर राजस्थान। और सबसे बड़े जो इनके काम है, इनके कामों की लिस्टिंग करेंगे कि जो 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 इन्होंने काम किए हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और मेन फोकस हमारा उस पर रहेगा। तो सबसे पहली बात देखो, इन्होंने सबसे पहले एमरो का इस्तेमाल, सबसे पहला जो इनका काम है उसको हम अलग से यहाँ लिख भी लेंगे। ही पॉपुलराइज द एम्ब्रोलॉजिकल एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर ऑफ प्लांट इन टेक्सोनोमी। मतलब इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एम्ब्रोलॉजिकल एम्ब्रियो के जो करेक्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो, उन एम्ब्रियो के करेक्टर का इस्तेमाल इन्होंने टेक्सोनोमी में सबसे पहले किया। और ये लाइन कहाँ लिखी है? एनसीईआरटी में लिखी है। देखिए आप एक बार इसको पढ़िए जरा, मैं इसको स्पेशली हाईलाइटर से भी हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ही वर्कड ऑन एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर्स इन टेक्सोनोमी। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनाने वाले भी यही थे। यहाँ पर लिखा है उन्होंने साफ साफ, देखो जिसपे आप और उस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर एम्ब्रोलॉजी पे स्टडी होती थी और टिश्यू कल्चर में भी इनका बहुत बड़ा नाम आता है। टिश्यू कल्चर में भी इनका नाम आता है। तो सेकंड काम आप ये भी लिख सकते हो कि अब टिश्यू कल्चर जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको उसमें आएगा। ही ऑल्सो हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन टिश्यू कल्चर। वो टिश्यू कल्चर में हम डिस्कस करेंगे, बट आप ये लिख सकते हैं कि ही हैज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अब वो रोल क्या है वो टिश्यू कल्चर के दौरान ही हम पढ़ेंगे। नाउ थर्ड, इनका थर्ड जो रोल है वो किस पे फोकस करता है? देखो, ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। देखो टिश्यू कल्चर में इन्होंने क्या किया था? आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। आप ये आगे चल के पढ़ोगे, जब टिश्यू कल्चर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर किया था। देखो ये इनका एक नया फंक्शन है, ये आप सेकंड फंक्शन में ही लिख सकते हो बच्चों आप। ठीक है ना, टिश्यू कल्चर के अंदर ही आएगा ना ये। उन्होंने आर्टिफिशियली कल्चर किया किसको? इमेच्योर एम्ब्रियो को, ताकि उनको मेच्योर बनाया जा सके। ठीक है। तो ये भी इनका एक सेकंड फंक्शन है कि टिश्यू कल्चर में ही आएगा, आप लिख सकते हो, यही टिश्यू कल्चर में आप लिख सकते हो। ही आर्टिफिशियली कल्चर द इमेच्योर एम्ब्रियो। और क्योंकि इमेच्योर एम्ब्रियो जब होता है तो वो आपका सीड डोरमेंसी में चला जाता है। तो इमेच्योर एम्ब्रियो अगर मैच्योर बन जाए तो फिर जाहिर सी बात है उससे एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो इन्होंने आर्टिफिशियली उसको मैच्योर करने की कोशिश की टिश्यू कल्चर के माध्यम से। तो इसीलिए इनका टिश्यू कल्चर में आप रोल पढ़ोगे, जैसे कि आप यहाँ पे इन्होंने लिखा भी एनसीईआरटी वालों ने कि टिश्यू कल्चर में बहुत बड़ा रोल है। दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम ए लैंडमार्क इन द साइंस। तो टिश्यू कल्चर में बहुत बड़ा रोल इनका है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स थर्ड फंक्शन, थर्ड मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पंचानन महेश्वरी। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब his work on the test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim। देखो ये इनका सबसे वन ऑफ द बेस्ट, वैसे तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, और ये वाला काम इनका बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड हिट हुआ था। बहुत ज्यादा इनको उसमें ग्लोरी मिली थी और बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड इनको इनका नाम बन गया था। तो इस काम पे इधर हम ज्यादा फोकस करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। देखो टेस्ट ट्यूब एनिमल में भी आप पढ़ोगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं हम लोग, बट प्लांट के अंदर टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन करने वाले ये इंडिया के पहले साइंटिस्ट थे। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन प्लांट
और इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। देखो ये दोनों चीजें समझने की जरूरत है हमें। इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। अब टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको एग निकालना है एम्ब्रियो सैक के अंदर से। एग कहाँ से निकालोगे आप? एम्ब्रियो सैक से निकालोगे। और आपको मेल गेमेट को निकालना है कहाँ से? पॉलन ट्यूब के अंदर से। आपको पता है ये मेल गेमेट कहाँ होता है? पॉलन ट्यूब के अंदर होता है। और इन दोनों को आपने कहाँ पे फ्यूज करवाना है? विद इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जो भी आपकी न्यूट्रिशन होगी आप वो प्रोवाइड करोगे, और इन दोनों को यहाँ पे डाल देना है आपने। तो इन दोनों की जो फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी। ये जो टेस्ट ट्यूब में आप एग और मेल गेमेट को फ्यूज करवाओगे, यहाँ पे क्या होगी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाने वाले भी ये पहले साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? विद इन द ग्लास। ग्लास मतलब टेस्ट ट्यूब। और ये आपका इधर न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम जो टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, इसमें न्यूट्रिशन होती है, इसमें एग डाला है और आपका मेल गेमेट डाला है। तो एग को कहाँ से निकाला है आपको पता ही है। एग को एम्ब्रोसेक्स लिया जाता है और मेल गेमेट को पोलन ट्यूब से लिया जाता है। सिंपल सी बात। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था देखो? इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन काम किया। इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन क्या होता है? देखो नॉर्मली हमें हमें पता है कि जो नेचुरल जो पॉलिनेशन होती है उसमें इंसेक्ट, वे एयर, विंड एयर हो गया आपका, और आपका वाटर हो गया। कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, चाहे बायोटिक है चाहे एबायोटिक है, वो पॉलन ग्रेन को लाता है कहाँ पर? स्टिग्मा पे। ठीक है। स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब गिरता है और वहां से पॉलन ट्यूब बन के फिर वो नीचे ओविल तक पहुंच जाता है। बट इन्होंने क्या किया कि जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर हमें पता है कि ओविल है। इन्होंने ओवरी के अंदर ही एक छोटे से इंजेक्शन के जरिए, माइक्रो इंजेक्शन के जरिए स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। देखो इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन का मतलब क्या है? कि पॉलन ग्रेन को सीधे आप ट्रांसफर कर देंगे किसमें? ओवरी के अंदर। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर इन ओवरी। वरना नेचुरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, ये चाहे या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में भी आपने क्या पढ़ा था? आप आर्टिफिशियली रब करते हो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से फिर पॉलन ट्यूब बनती है, स्टाइल से होकर वो ओवरी में पहुंचती है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया इन ओवरी विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो इंजेक्शन। तो आप खुद बताइए मुझे किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? अब ये ओव्यूल, ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरा है, ये पॉलन ग्रेन ओव्यूल के बिल्कुल सामने। अब इस ओवरी के अंदर जो ये ओव्यूल है, देख रहे हैं बच्चों आप ये ओव्यूल? अब ये पॉलन ग्रेन तुरंत क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये तुरंत पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा, और उसको पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा ओव्यूल में, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास ही है। तो फर्टिलाइजेशन तेज होगी कि नहीं होगी बताओ? फास्ट होगी ना? हेंस टाइम फॉर डबल फर्टिलाइजेशन विल बी लेस। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। है कि नहीं बात? तो उन्होंने ये समझाया मतलब कि आपको अगर पॉलन ग्रेन को डालना है तो स्टिग्मा पे डालने की जरूरत ही क्या है? आप सीधे पॉलन ग्रेन को ओवरी के अंदर डाल दो ना। और वो पॉलन ग्रेन फिर क्या करेगा? पॉलन ट्यूब जो भी अपने एंजाइम करेगा, एंजाइम निकालेगा, और वो ओवरी के वो टिश्यू को तोड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगी, और फिर वो अपने पॉलन ट्यूब को ओवरी के अंदर इंसर्ट कर देगा, और डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। क्लियर है बच्चों बात? ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था जो कि इन्होंने परफॉर्म किया था। हिज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम ऑन द प्लांट, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। ठीक है। नाउ मैं अब दो काम इनके और हाईलाइट करना चाहता हूं जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिए, पर हमने जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इनके कामों को देखा था। सबसे पहला काम आपको याद होगा, मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ एम्ब्रोसाइक पढ़ाया था, याद है आपको? आपको याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ एम्ब्रोसाइक को जब आपको पढ़ाया था, तो पंचानन महेश्वरी ने
1950 के अंदर, 1950 के अंदर एम्ब्रोसैक को क्लासिफाई किया, एम्ब्रोसैक की क्लासिफिकेशन की कि एम्ब्रोसैक दुनिया में तीन तरह के होते हैं, और ये हम पूरे डिटेल में टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक, सेकंड है बाइस्पोरिक एम्ब्रोसैक, और तीसरा है जी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रोसैक। ये तीन तरह के एम्ब्रोसैक होते हैं, और इनकी भी हमने फर्दर फिर आपको क्लासिफिकेशन बताई थी। तो ये क्लासिफिकेशन भी जो एम्ब्रोसैक की है, पंचरण मिश्री में का इसमें बहुत बड़ा रोल था। क्लियर है बात? यस, यस सर। देन उसके बाद जो फिफ्थ हमारा है, फिफ्थ हमारा जो रोल है, पंचरण मिश्री का जो फिफ्थ रोल है, वो आप देखोगे यहाँ पर, जस्ट सेकेंड। तो जो नेक्स्ट रोल आपका है दैट इज फिफ्थ, फिफ्थ रोल। और वो फिफ्थ रोल का क्या है, अभी आपने लास्ट में जो पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस, क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस की जो क्लास, एपोमिक्सिस क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसकी आपने क्लासिफिकेशन अभी कुछ ही दिनों पहले पढ़ी थी, जस्ट आप पढ़ के ही हटे हो। तो एपोमिक्सिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया था इन्होंने। एक था आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस, और दूसरा हमारा था नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसको अभी हम पिछले कल ही खत्म करके हटे हैं इस टॉपिक को। और क्योंकि ये हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है दो तरह का होता है, एक गेमोस्पर्मी, और दूसरा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हम क्लास 10th में और 11th में पढ़ते थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी रिकरेंट का मतलब होता है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, जो बार बार होता है, जो रिपीटेबल है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इस चैप्टर में जो हमारा मेनली फोकस है वो एक गेमोस्पर्मी पे है। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के दो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, और दूसरा हमने पढ़ा था हैप्लॉइड एपोगेमी। तो आपको पता है कि इस चैप्टर के आखिरी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर के आखिरी में ये टॉपिक आता है, जो कि हम खत्म कर चुके हैं। तो ए गेमोस्पर्मी पे हमारा इस चैप्टर में मेनली फोकस रहता है, जिसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ते हैं। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ए गेमोस्पर्मी के तीन टाइप आते हैं, डिप्लोस्पोरी, जिसको हम डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस हम कहते हैं। दूसरा हमारा है एपोस्पोरी, ठीक है बच्चों। तीसरा हमारा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिस जो कि खुद एक पॉलीएम्ब्रियोनी का भी पार्ट है। और यहीं से आपने पढ़ा था कि पॉलीएम्ब्रियोनी टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था, ये एपोमिक्सिस की क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी कि एपोमिक्सिस देखो दो तरह का होता है, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलिए। देखो फिर से इनके कामों को जरा फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। पहला काम इनका था कि इन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर्स का इस्तेमाल किया। एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर किसके? डाइकोट और मोनोकोट के जो एम्ब्रो होते हैं उनके करेक्टर्स का इस्तेमाल किया टेक्सोनॉमी में, प्लांट टेक्सोनॉमी में इस्तेमाल किया उनका। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि टिश्यू कल्चर में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने आर्टिफिशियली इमेच्योर एम्ब्रो को मैच्योर करने के लिए टिश्यू कल्चर में ग्रो किया, ताकि उसे एक नया प्लांट बनाया जा सके। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन करवाई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई, इसमें इन्होंने एग को एम्ब्रोसैक से निकलवाया और मेल गेमेट को पोलन ट्यूब से निकाल के
एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन जिसमें आप पॉलन ग्रेन को सीधे ट्रांसफर कर देते हो ओवरी के अंदर, ओवरी के चैम्बर के अंदर एक माइक्रो इंजेक्शन की मदद से, ताकि पॉलन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके। तो ये हमने 5 काम जो इनके पढ़े हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन पे को डिस्कस करने के लिए हम आ जाते हैं फिर से। और ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने हैं वो ये इनके कामों, इन्हीं 5 कामों पे दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आप ये सुन रहे होंगे। तो पंचरण वैश्य ने जो का रोल, इनमें से किस इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग वर्क, इनमें से किस काम से वो नहीं जुड़े हैं? तो किन किन काम में से नहीं जुड़े हैं? अगर आप देखें तो एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर का इस्तेमाल उन्होंने टेक्सोनॉमी में किया था, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था, इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन का भी इस्तेमाल इन्होंने किया था टेक्सोनॉमी के अंदर। बट अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने इमेच्योर एम्ब्रियो, इमेच्योर एम्ब्रियो का को कल्चर किया था टिश्यू कल्चर के अंदर, इमेच्योर एम्ब्रियो को मेच्योर बनाने के लिए। बट इस सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर किया था मेच्योर एम्ब्रियो को, विच इज रॉन्ग। सुनाई दे रही ना मेरी बात आपको? बोलिए बच्चों। हाँ जी, आवाज आ रही यस है तो सर। सभी को? यस सर। ओके, वॉइस ऑडिबल है बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो यस सर। इस हाँ। इसमें इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेसिकली वो क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि ऑप्शन बी क्यों आएगा? क्योंकि उसमें आपको एनसीईआरटी में लिखा है इमेच्योर एम्ब्रो, ना कि मेच्योर एम्ब्रो। अगर मेच्योर एम्ब्रो पहले से ही है तो फिर उसको कल्चर करने की जरूरत क्या है? उन्होंने इमेच्योर एम्ब्रियो को मेच्योर बनाने के लिए कल्चर किया था। तो ये ऑप्शन आंसर आएगा। आपसे पूछेंगे कौन सा काम उनका नहीं है, तो ये काम उनका नहीं है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इमेच्योर एम्ब्रियो लिखा हुआ है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, which one of the following scientists is associated with the embryological character in the taxonomy? तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी आपने पढ़ा कि एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर का इस्तेमाल टेक्सोनोमी में किसने किया था सबसे पहले? दैट इज पंचरण महेश्वरी वंस अगेन। तो इस तरह से दो क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आपको निट में आ सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे +1 क्लास के अंदर भी साइंटिस्ट एर्नेस्ट मेयर के ऊपर क्वेश्चन आया था 2016 में, तो इनके ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन इन नियर बाय फ्यूचर, कोई पता नहीं है। तो दैट्स इट, ये आपकी वीडियो थी इसकी रिगार्डिंग, और उसको शेयर करिए अब ज़्यादा से ज़्यादा।